ऐतिहासिक विकास में दो एक्ट है और उन एक्ट को हम कहते हैं 1919 का एक्ट और एक है एक्ट 1935 का 1935 और इनको हम कहते हैं अधिनियम। अधिनियम कह दो या एक्ट कह दो, इंग्लिश में इनको एक्ट बोलते हैं। और ये जो अधिनियम है अंग्रेजों के जमाने के संविधान है वो, यानी कि अभी जो हम संविधान पढ़ रहे हैं ना, ये संविधान भारत का है और ये जो संविधान है ये अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया था कि हम इस संविधान के अनुरूप शासन को चलाएंगे। लेकिन इनमें कुछ चीजें अच्छी थी और कुछ खामियां थी। तो खामियां होने के कारण फिर भारतीयों ने इसका विरोध किया कि ऐसे संविधान हमें नहीं चाहिए, हमें संविधान ऐसा चाहिए जो हमारे द्वारा ही बना हो, जिसको भारतीयों ने मिलकर बनाया हो। तो इस प्रकार से अब एग्जाम में इन दोनों एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि इनकी खास विशेषताएं क्या रही। तो हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, अंग्रेजों ने जब भारत में सत्ता स्थापित की थी, शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंबे टाइम तक शासन किया, यानी कि 1857 की क्रांति तक। उसके बाद में ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन चला है। तो ये शासन दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है और इन दोनों पार्ट में इन्होंने शासन चलाने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट बनाए थे और इन कानूनों को हम कहते हैं भारत के ब्रिटिश कालीन आधुनिक कानून। यानी कि उससे पहले जो कानून बनते थे वो राजा महाराजाओं के कानून थे और ये कानून ऐसे थे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुए थे और भारत के ऊपर लागू किए गए थे, इसलिए इनको आधुनिक कानून कहा जाता है। अब इनकी खास विशेषता क्या है उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1919 का एक्ट। देखो 1919 का जो एक्ट है, इस एक्ट की खास खास बातें हम पढ़ेंगे। ये अपने आप में संविधान ही था। यहां पर लिखा है लंदन में एक उच्चायुक्त की स्थापना की गई। देखो, उच्चायुक्त जो होता है ना, जैसे आजकल हम कहते हैं ना दूतावास, इस प्रकार का दूतावास आज भी है। भारत का दूतावास इंग्लैंड में, और उस दूतावास का मतलब होता है कि दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेट करना, रिलेशन बनाना और अपनी कोई समस्या है तो वहां तक पहुंचाना। इसी उद्देश्य से दूतावास बनाया गया। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन। एक होता है प्रांत कब स्वतंत्र हुए और प्रांतों में द्वैध शासन कब स्थापित हुआ। देखो, अब आपको यह समझना है कि द्वैध शासन होता क्या है। द्वैध का मतलब हो गया डबल। द्वैध शासन हम कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं डबल गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये जो सरकार के विषय होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो इन्होंने दो पार्ट में इन विषयों को बांट दिया था। शासन चलाने के लिए विषय जरूरी है और विषयों को बांटा, जिसमें एक का नाम रखा हस्तांतरित विषय और दूसरे विषयों का नाम रखा आरक्षित विषय। देखो, हमारे अभी संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उस टाइम में कोई सूचियां नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने उन विषयों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हस्तांतरित विषय वो थे जो ब्रिटेन का जो वायसराय था, वायसराय, इसके नेतृत्व में एक परिषद हुआ करती थी जिसको कहते हैं कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी, तो वायसराय की कार्यकारिणी इसका इस्तेमाल करती थी और ये कार्यकारिणी उत्तरदायी किसके प्रति थी, यहां पर इन सब का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था। ये उत्तरदायित्व वायसराय के प्रति थी, यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। आज हम देखते हैं ना, हमारी जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो अब इन्होंने देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी काम या कोई भी एक्ट बनता है तो उसके पीछे कोई खास वजह होती है। जब ये एक्ट बना था तो भारतीयों ने एक मांग की थी, बहुत बड़ी मांग थी, जिसको कहते हैं उत्तरदायी शासन की मांग करना। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर जो चलाने वाले लोग हैं उसमें भारत के लोग भी होने चाहिए। आपने नाम सुना होगा होम रूल आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाए थे 1916 में। इन होम रूल आंदोलनों के पीछे मूल उद्देश्य था कि ब्रिटिश जो सत्ता है
उसमें सारे लोग अंग्रेज है, भारतीयों को शामिल ही नहीं करते हैं। आईसीएस का एग्जाम होता है और उस एग्जाम में भी भारतीयों की ऐसी छंटनी कर देते हैं और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। लंदन जाओ एग्जाम देने के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए, ट्रेनिंग के लिए आना जाना इतना भारी पड़ता था कि एक आम आदमी इतना वहन ही नहीं कर पाता था। और ये उनका तरीका था कि भारतीयों को सिस्टम में नहीं लाना है। अब इन आंदोलनों में मांग रखी कि उत्तरदायी शासन तभी आएगा जब भारत के लोग सिस्टम के अंदर शामिल होंगे। तो आंदोलन इतने जबरदस्त थे कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बना। उस दबाव में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था और इस एक्ट में उन्होंने उत्तरदायित्व को विशेष रूप से हाईलाइट किया था। और अब इन्होंने आरक्षित विषय बनाए और आरक्षित विषयों में वायसराय, देखो सर्वोच्च व्यक्ति वायसराय था, जैसे आजकल हम राष्ट्रपति बोलते हैं, उस समय वायसराय हुआ करता था। लेकिन आरक्षित विषय वो थे जो छोटे छोटे विषय होते हैं, जैसे स्कूल खोलना, सड़कें बनवाना, या लोगों को कहीं कोई भूखमरी है तो उनके लिए अनाज बंटवाना, इस प्रकार के छोटे छोटे विषय आरक्षित विषयों में शामिल किए थे और सौंप दिया था मंत्री परिषद को। मंत्री परिषद के अंदर जो लोग थे वो विधायिका से चुनकर आते थे और इनका उत्तरदायित्व था विधायिका के प्रति। और विधायिका आप जानते ही हो, विधानमंडल कहते थे, पहले संसद को विधानमंडल कहते थे और वही विधायिका होता है। और ये लोग जनता के बीच में से चुनाव जीत कर आते थे, मंत्री बनते थे, लेकिन वायसराय ही इनको मंत्री अपॉइंट करता था। अब छोटे छोटे विषय तो इनको दे दिए उन्होंने मंत्री परिषद को, और इनको बोला कि आपको यहां सवाल पूछे जाएंगे इन विषयों के बारे में कि आपने काम क्यों नहीं किया, तो इनको संतुष्ट करना आप लोग। और इस विधायिका में बाकी सारे लोग जो जनप्रतिनिधि थे वो बैठते थे। लेकिन जो बड़े बड़े विषय थे, मुद्रा से संबंधित, व्यापार से संबंधित, टैक्स से संबंधित, रेल से संबंधित, सेना से संबंधित, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण विषय यहां पर रखे इन्होंने अपने पास कि इनके बारे में किसी को भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आप सवाल उनका पूछिए जो आपके लायक है या आपके लेवल के हैं। तो उसे हम कहते हैं द्वैध शासन, यानी कि दो प्रकार का शासन स्थापित हो गया था। तो प्रांतों में लिखा है ना, प्रांतों में, यानी कि ये जो वायसराय है, भारत का वायसराय एक ही होता था, लेकिन प्रांतों के अंदर इस प्रकार की मंत्री परिषद हुआ करती थी और प्रत्येक प्रांत में एक विधानमंडल हुआ करता था। पहले क्या था कि केंद्रीय विधायिका बोलते थे, जैसे संसद है ना आजकल, उसको केंद्रीय विधायिका बोलते थे। और राज्यों में जैसे विधानमंडल है उसको राज्य विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल कहते थे। तो यहां उनके प्रति उत्तरदायित्व उनका बनाया गया। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि प्रांतों में द्वैध शासन इस प्रकार से स्थापित हुआ। उसके बाद में देखो यहां पर लिखा है मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव हुआ करते जो इंग्लैंड में रहते थे, और सेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे जो दिल्ली में रहते थे, भारत में रहते थे। इन दोनों ने मिलकर इस कानून का निर्माण किया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। उसके बाद में देखो यहां पर आता है कि द्विसदनात्मक विधायिका। विधायिका का मतलब है संसद, हमारी जो पार्लियामेंट है इसको विधायिका हम कहते हैं। और इसमें आज दो सदन है, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। यानी कि इस कानून से पहले यहां एक ही सदन हुआ करता था, और इस कानून में प्रावधान किया कि सदन दो होंगे, और दोनों सदनों में एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। निम्न सदन में आम जनता द्वारा निर्वाचित लोग होंगे और उच्च सदन में वायसराय द्वारा मनोनीत लोग होंगे। तो इस प्रकार की दो सदन की विधायिका इसी एक्ट के अंतर्गत बनी है। उत्तरदायी शासन की अभी हमने चर्चा की थी कि उत्तरदायी शासन को स्थापित करना इस कानून का मूल उद्देश्य था। अच्छा, फिर ये जो एक्ट बना था इसमें उत्तरदायित्व के बारे में कोई विशेष प्रावधान थे नहीं। एक तो लोक सेवा आयोग के लिए उन्होंने कहा था कि हम लोक सेवा आयोग बनाएंगे, और वो भर्तियां जो सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विसेज जिसको बोलते हैं, आईसीएस एग्जाम, वो भारत में ही एग्जाम होगा उसका। तो यहां पर लिखा होगा लोक सेवा आयोग, देखो यहां लिखा है लोक सेवा आयोग की स्थापना यहां पर कर दी थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि लोक सेवा आयोग जब भारत में बन गया तो भर्तियां भारत में ही होगी, एग्जाम यहीं पर होगा, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ यहीं होगा, ट्रेनिंग भी इधर ही होगी। ये एक थोड़ा ठीक लगा कि अब भारतीयों को
आईसीएस का एग्जाम देने के लिए लंदन जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर हो जाएगा। ये उत्तरदायी शासन के लिए ये संकेत कर रहा है कि भारतीयों को सिस्टम में शामिल किया जा रहा है। लेकिन बड़े लेवल पे अगर आप देखें, यहां किसी प्रकार का उत्तरदायित्व तो नहीं था। तो भारतीयों की मांग ये थी कि आप बड़े लेवल पर भी भारतीयों को शामिल करें। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उस लेवल तक अभी आप हुए नहीं हो, आपका मेंटल लेवल जो है ना अभी भी जानवरों के जैसा ही है, आप इतने उच्च हुए नहीं हो, इतने पढ़े लिखे आप हो नहीं, और मानसिक स्तर इतना है नहीं जो अंग्रेजों की बराबरी कर पाओ। यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहाना बनाया कि 10 साल के बाद हम देखेंगे कि आप लोग कितने कारगर हुए, कितने सक्सेस हो। 10 साल तक इस छोटे लेवल में काम कर लो और 10 साल में हमें पता लग जाएगा कि आप लोग कितने सक्षम हो शासन को चलाने में। हम आपके बौद्धिक बुद्धि का परीक्षण करेंगे कि आप लोग ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो हम आपको बड़े लेवल पर भी शामिल कर लेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि इसको जांचने के लिए साइमन कमीशन, ये देखो साइमन कमीशन भेजा था। 1928 में साइमन कमीशन आया भारत में और इसका मूल उद्देश्य था 1919 एक्ट की समीक्षा करना कि जब एक्ट लागू हुआ तो भारतीयों को उत्तरदायी शासन यहां स्थापित करने का प्रावधान था, लेकिन छोटे स्तर पर। अब भारत के लोग कितने सक्सेस हैं शासन को चलाने में, इसकी जांच करने के लिए भारत के लोग इसके इंतजार में थे कि ये जो आयोग बनेगा उसके बाद में कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे और हमारे अच्छे दिन हो सकता है प्रारंभ हो जाए। लेकिन हुआ क्या, जब इसका गठन किया तो इसमें 7 सदस्य थे और अंग्रेजों ने अपने फायदे को देखते हुए सातों के सातों अंग्रेजों को ही लगा दिए कि भारत का व्यक्ति अगर होगा इसमें तो भारतीयों का पक्ष लेगा, अंग्रेजों को लगाओ इसमें ताकि वो भारतीयों के पक्ष में कोई फैसला न ले और हम उनको ये बता सकें। देखो साइमन कमीशन ने बनाया था, उसने रिपोर्ट दी है कि भारत के लोग अभी कारगर नहीं है, सक्सेस नहीं है शासन को चलाने में। तो ऐसा करके भारतीयों ने इसका विरोध किया था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। जब ये मुंबई तट पर उतरा, स्टार्टिंग मुंबई तट से होती थी अंग्रेजों की आवागमन जो है, एंट्री भारत में, वहीं से इसका विरोध स्टार्ट हो गया साइमन गो बैक, क्योंकि अंग्रेज थे सारे। अब वो भारतीयों का बुद्धि परीक्षण करने के लिए आया था और अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों को अच्छा नहीं माना। उन्होंने हमेशा यही कहा कि भारत के लोग जो है सक्षम नहीं है, भारत के लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए। तो फिर यहां पर पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो गर्मपंथी थे, नरमपंथी नहीं थे, जिनका खून गर्म था, जो सीधे क्रांतिकारी यानी कि मार धाड़ करने वाला, खून बरसाने वाले यानी कि लाठियां चलाने वाले, गोलियां चलाने वाले लोग थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि इनसे आप निपट लो। तो लाहौर का जो एसपी था, एक डीएसपी था, उनको आदेश दिया गया कि आप जो है कैसे ही करके इस आंदोलन को कुचल दो। बेचारे लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां बरसाई, इतनी लाठियां एसपी ने लाठियां ऐसी बरसाई कि लाला जी वहीं घायल हो गए और उसके 2 सप्ताह के बाद लाला जी का निधन हो गया। अब उनके शिष्यों ने कहा कि बदला तो लेंगे, और बदला कैसे लोगे और किससे लोगे? अंग्रेजों से लेंगे हम। लाला जी ने जब घायल हुए थे, लाठियों की जब बरसात उनके ऊपर पड़ रही थी, इस प्रकार से ओले बरस रहे थे, तभी उन्होंने घायल अवस्था में बोल दिया था कि मेरे सिर पर पड़ी लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगा। एक दिन अंग्रेजों की सरकार का ताबूत बनेगा, और ताबूत होता है ना जिसको मुर्दे को पैक करते हैं, उसके ऊपर कीलें ठोकेंगे हम। जैसे आपने मेरे गंजे सिर के ऊपर लाठियां ठोकी है, ऐसे हम कीलें ठोकेंगे। तो ये उस समय उन्होंने बात कही थी लाला जी ने। और जैसे उनका देहांत हुआ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, ये उनके शिष्य थे। अब उन्होंने कहा कि बदला तो लेंगे। अब इन्होंने लगभग 10 महीने के बाद यानी कि 17 दिसंबर 1928 को पहुंच गए एसपी के ऑफिस में बंदूक लेकर, और एसपी को मारना था, लेकिन चपेट में आ गया डीएसपी भी वहां पर था लाठियां बरसाने में। लेकिन लाला जी की जो मौत हुई थी वो एसपी की लाठियों से हुई थी, और डीएसपी भी लाठियां बरसा रहा था।
तो अब उनका टारगेट था कि डीएसपी की हत्या करना, लेकिन जैसे ही गोली चलाई तो डीएसपी साइड में हो गया और सॉरी एसपी साइड में हो गया, डीएसपी आ गया जिसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स आपने इतिहास में पढ़ा होगा। और वो वहीं पर जो है चित हो गया, डीएसपी मर गया अंग्रेज। और ये जो है आग की तरफ फैल गया चारों तरफ कि डीएसपी को मार दिया इन्होंने। अब आपको पता ही अंग्रेज सरकार भड़क गई कि कौन थे उनको पकड़ो। लाहौर षड्यंत्र नाम से मुकदमा चला था और उस मुकदमे में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, इनके ऊपर मुकदमा चला, जिसमें चंद्रशेखर तो पकड़ा नहीं गया और ये 3 लोग पकड़े गए। तो तीनों को मृत्युदंड मिला था, फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। उसके पीछे एक एक्ट है। इस एक्ट की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया है और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां पड़ी, मौत होगी, बदला लिया। तो ये सारी चीजें इतिहास में जुड़ी हुई है, आप उसमें भी पढ़ोगे आगे। देखो, केंद्र और प्रांत का बजट अलग अलग कर दिया। पहले एक ही बजट बनता था पूरे देश का, अब प्रांत का मतलब आज की जो राज्य है, पहले अंग्रेजों के जमाने में प्रांत या प्रोविंस बोलते थे इनको। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात यह है, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है पता है आपको? संप्रदाय के आधार पर चुनाव करवाना। जैसे सिख खड़ा हुआ है ना चुनाव में, उसको वोट सिख ही देंगे। हिंदू खड़ा हुआ है तो वोट हिंदू ही देंगे। मुस्लिम खड़ा हुआ है तो वोट मुस्लिम ही देंगे। ईसाई चुनाव लड़ रहा है तो वोट ईसाई लोग ही देंगे। इसे कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में हुई है और सांप्रदायिक निर्वाचन की जब शुरुआत हुई थी तो हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया था अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों को यह बात पता लग गई थी कि अगर ये 2 धर्म अगर सम्मिलित हो गए तो हमें देश छोड़कर भागना ही पड़ेगा। इन 2 को अलग अलग कर दो, इन 2 के बीच में फूट डाल दो और हमें फायदा मिल जाएगा। तो 1909 में जो एक्ट बना था उसमें उन्होंने एक प्रावधान किया कि भारत में किसी भी आम चुनाव के दौरान संप्रदाय के आधार पर चुनाव करवाए जाएंगे। मुस्लिम कैंडिडेट को हिंदू वोट नहीं दे सकते और हिंदू को मुसलमान वोट नहीं दे सकते। यहां पर लॉर्ड मॉर्ले कहता है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और आने वाले टाइम में ये काटेंगे इन्हीं को। और लास्ट में जो विभाजन हुआ था देश का, वो संप्रदाय के आधार पर हुआ था। वो 1909 एक्ट के कारण ही देश का बंटवारा हुआ है। तो यहां पर देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया है। पहले हिंदू मुसलमानों को दे दिया, फिर इन्होंने बांटा है सिखों को अलग, ईसाइयों को अलग, यूरोपियनों को अलग, आंग्ल भारतीयों को अलग। इनको भी ये सांप्रदायिक मताधिकार का अधिकार मिल गया। तो ये था 1919 का एक्ट, जिसकी ये महत्वपूर्ण मोटी मोटी बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1935 एक्ट की। 1935 का जो एक्ट है उसकी क्या खास बातें थी। ये 1935 एक्ट है। अच्छा, 1935 जो एक्ट है इसके बारे में बताया जाता है, ये संविधान ही था उस समय का। देखो, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 300। और इसमें कितने अनुच्छेद थे? 321। भारत के संविधान में भी कितने भाग हैं? 22 भाग है। और इसमें कितने भाग थे? अनुसूचियां कितनी है? 12। इसमें कितनी थी? 10। तो अपने आप में ये संविधान था, ये बहुत बड़ा संविधान था। अब अंग्रेजों ने जब ये एक्ट बनाया था तो उसके पीछे प्रमुख कारण था, एक तो साइमन कमीशन, क्योंकि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब भारतीयों को राजी तो करना ही पड़ेगा आपको किसी न किसी तरीके से, क्योंकि भारत के लोग सब उखड़े हुए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी चला रहे थे, जनता एकजुट हो रही थी धीरे धीरे। और तीसरा, गोलमेज सम्मेलन जो अंग्रेजों ने बुलाए थे, राउंड टेबल समिट लंदन में, वो सारे के सारे फेल हो गए। अब इन 3 महत्वपूर्ण कारणों से अंग्रेजों ने भारतीयों को राजी करने के लिए कहा कि आप लोग शांत हो जाओ, हम आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं और आप खुश हो जाओगे, ये हमारी गारंटी है। अंग्रेजों ने अपनी तरफ से अब तक का सबसे बेहतरीन प्रयास किया था कि भारत में एक अच्छा शासन हम स्थापित कर दें और भारत के लोग खुश हो जाएंगे।
लेकिन भारत के नेता पहले कह चुके हैं कि पूर्ण आज़ादी से कम हम खुश होंगे ही नहीं। हम तो खुश तभी होंगे जब हमें पूरी आज़ादी मिल जाएगी। और ये जो एक्ट बनाया था, इस एक्ट में 70% चीजें तो बहुत ही अच्छी थी जो भारतीयों के लिए अनुकूल थी, लेकिन भारत के लोगों ने कहा कि 30% का क्या हुआ, 30% तो बेकार है, कचरा है तो, जो अंग्रेजों को महत्व दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका भी विरोध हुआ। लेकिन अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो यहां से आते हैं। संघ सरकार, आज जो संघ सरकार देख रहे हैं ना आप, केंद्र सरकार और राज्यों में अपनी सरकारें, शक्तियों का बंटवारा, ये इसी एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। अच्छा, जब हमने संविधान बनाया था ना, तो संविधान का मूल आधार यही था, 1935 एक्ट। जैसे कोई व्यक्ति किताब लिखता है तो किताब लिखने से पहले वो किसी किताब को आधार मानता है कि मैं जो है मोटी मोटी चीजें इसकी फॉलो करूंगा। तो हमने जब किताब लिखी संविधान की तो इसको आधार बनाया, उसके बाद में ऊपर बिल्डिंग खड़ा किया, दूसरे देशों से कई चीजें हमने ली और अपना एक अलग संविधान बना दिया। तो 70% भारत के संविधान में ये है, इसीलिए तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हो गया। और इसके अंतर्गत संघ सरकार स्थापित होगी, यानी कि केंद्र में सरकार अपनी अलग होगी, राज्यों में सरकार अलग होगी। द्वैध शासन केंद्र में स्थापित हो गया, पहले कहां था वो, प्रांतों में था। अब यहां पर आपको अंतर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि प्रांत स्वतंत्र कब हुए, बताओ, 1919 में या 1935 में? 35 में हुए, क्योंकि द्वैध शासन तो स्थापित किया था अंग्रेजों ने, यानी कि केंद्र की सरकार है और शासन प्रांतों में कर रही है, विषय अपने अंडर में करके। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, इस 35 के अंतर्गत थोड़ा सा और रियायत देते हुए कि जो द्वैध शासन का सिस्टम था अब उसको केंद्र में लेकर आ गए लोग, और प्रांतों को बोला कि आप अपने हिसाब से चला लो, सारे विषय आपके। तो इसलिए कहते हैं कि द्वैध शासन अब जो है केंद्र में स्थापित हो गया और प्रांत स्वायत्त हो गए। ये देखो लिखा ना, प्रांत स्वायत्त हो गए, प्रांतों की स्वतंत्रता स्थापित होगी क्योंकि द्वैध शासन हट गए थे। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता अभी भी कायम थी। कैसे, देखो, ब्रिटेन ने ही बनाया है और संविधान में संशोधन भी ब्रिटेन ही कर सकती है। भारतीयों को अधिकार ही नहीं था कि आप इस कानून को चेंज कर दो। अभी जो भारत का कानून है ना, उसमें संशोधन कौन कर सकता है? क्या राज्य सरकार कर सकती है? संसद कर सकती है? हाँ, संसद ही कर सकती है। इस एक्ट में ब्रिटिश संसद को अधिकार था कि आप संशोधन कर सकते हैं। तो सर्वोच्चता ब्रिटेन वाली थी। शक्ति का विभाजन किया था केंद्र और राज्यों के बीच में, भारत परिषद समाप्त कर दी गई। देखो, भारत परिषद क्या थी एक्चुअल में, अंग्रेजों के जमाने की ब्रिटेन के वायसराय को सलाह देने वाली एक परिषद थी, काउंसिल होते हैं ना, तो उसको समाप्त कर दिया था। यहां पर बर्मा को अलग कर दिया था, मताधिकार का विस्तार कर दिया, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार कर दिया था, यहां थोड़ा सा और बढ़ा दिया था। संघीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी बोलते हैं आजकल हम। देखो, यूपीएससी जो है 1919 एक्ट में लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था, और 1935 एक्ट में राज्यों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग और केंद्र में संघीय लोक सेवा आयोग बने थे, तो उसको हम यूपीएससी बोलते हैं। संघीय बैंक कौन से भारत का? आरबीआई को संघीय बैंक बोलते हैं, और संघीय न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट है। ये सारी चीजें इस कानून के अंतर्गत थी, और इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से आएंगे। अब आप लिखना स्टार्ट करें।